बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान शाहीन्स की एक और कामयाबी आज ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नसीब हुई। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए दौरे श्रीलंका, जहाँ पर जो है हम देखेंगे कि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ 22 तारीख से जो है 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में किस तरह तरतीब पाएगी, बहुत से मसाइल अब बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो कोचेस के हवाले से बहुत सी चीज़ें सामने आ रही है। फैसला ज़का अशरफ के कोड में दाखिल कर दिया गया है। ज़का अशरफी अब बाकायदा तौर पर कोचेस के हवाले से भी बात करेंगे। उसके साथ साथ क्योंकि ज़का अशरफ साहब जो है गैर मुल्की कोचेस को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के जो साबका टेस्ट क्रिकेटर है उन्हें जो है कोचेस के फ़राइज़ अंजाम दें। उन्हीं में से एक मिसबाउल हक हैं जो बाकायदा तौर पर जो है सिलेक्शन कमेटी के तमाम ही काम इस वक्त जो है देखते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़का अशरफ का कहना है कि वो बगैर मुआवजे के ये काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यकीनन बगैर मुआवजे के किस तरह वो काम कर रहे हैं, किस तरह सिलेक्शन होगी, ये सारी चीज़ों पर अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस करेंगे और फिर तीर अंदाजी के खेल के हवाले से भी अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हुए नजर आएंगे। इसी हवाले से हमारे साथ आज स्टूडियो पर मौजूद हैं सुंदस मोबीन साहिबा जो तीर अंदाजी के प्लेयर हैं, उनके साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, वो यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद है। और उसके साथ साथ टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया हुआ है सैयद नदीम साहब ने जो हैदराबाद से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेंगे। यकीनन इस सारी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। सुंदस से पहले तीरंदाजी के हवाले से बात कर लेते हैं। सुंदस, क्या कहेंगी तीरंदाजी के गेम के हवाले से, क्योंकि आप एज ए प्लेयर जो है बाकायदा तौर पर जो है सीखती भी हैं फिर सिखाती भी हैं, किस तरह अपने कैरियर को लेकर आपने शुरुआत की? अस्सलामुअलैकुम। कैरियर को लेके तो आगाज़ ऐसे हुआ था, जस्ट मोटिवेशन तो कुछ थी नहीं क्योंकि यहाँ पे गेम्स ही नहीं थे आर्चरी के हवाले से। जस्ट एज अ फन इसको ज्वाइन किया था, फिर पता चला कि ये ओलंपिक्स का 3rd लेवल पे गेम है। उसके बाद जो हमारे सिंध एसोसिएशन की तरफ से इसको जो है इसके टूर्नामेंट बाकायदा इसको नेशनल इसका गेम्स हुए, तो फिर वहीं से आगाज़ हुआ। एंड अब देखा जाए तो अब काफ़ी हद तक कराची में इसकी मैं वर्कशॉप्स कराती हुई दिखती हूँ और दूसरे दीगर इदारों में इसकी वर्कशॉप के लिए मुझे हायर भी किया जाता है। अच्छा, इस तरफ आना कैसा हुआ, कोचिंग की तरफ है? क्योंकि अगर हम देखें तो बाकायदा तौर पर पहले खिलाड़ी ख़ुद कोशिश करता है कि बन जाऊं, उसके बाद जो है फिर पाकिस्तान के लिए कोचेस के मुख्तलिफ लेवल के कोर्सेज़ भी करें। कोई ऐसा सिस्टम आप लेके चल रही हैं जहां पर आप नौजवान बच्चों को भी जो है इस तरह तरतीब देते हुए नज़र आएँ? जी बिल्कुल, कहना चाहिए कि हम जो हैं, मैं इस तरफ बेसिकली इसलिए आई क्योंकि मेरे थे मेल इंस्ट्रक्टर जो कि मुझे सिखाते थे, लेकिन उनके लिए बहुत कहना चाहिए डिफ़िकल्ट था एक फ़ीमेल को बेसिकली मूवमेंट और उसके कहना चाहिए उसको ग्रिप करके सिखाना। तो मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम लगी क्योंकि मुझसे पहले भी कई लड़कियां इसकी जो है पार्टिसिपेट थी, लेकिन उन्हें जो है डिफरेंट कहना चाहिए इदारों ने नेशनल के बाद अपनी उसका टीम का हिस्सा बना लिया था, तो वो यहाँ से मूव कर गए। अब मुझे मेन चीज़ लगी कि एक मेल को फीमेल को सिखाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, एंड दूसरा कि आप जब सीख रहे होते हो तो आपका मेंटालिटी लेवल जो है सिखाने के मामले में बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए, लेकिन जब आप किसी बच्चे को या किसी स्टूडेंट को सिखा रहे हो उस टाइम आप उसके मेंटली ग्रोथ के इक्वल जाके इसको सिखाओ, उसे किस किस परेशानी का सामना होता है। जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं वन बोर्ड पे हम कम से कम 12 प्लेयर्स होते थे, जिसके अंदर मुझसे सब एज वाइज जो थे छोटे थे। मैंने वहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट की। अब तो देखा जाए बहुत ज़्यादा इजी कर दिया, सबके पास बोर्ड्स अवेलेबल है, प्रॉपर एक सेटअप अवेलेबल है। लेकिन अच्छा सुंदर सी, काफ़ी महंगा गेम है, इस पर भी बात करेंगे। क्या इस वक्त जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है? जावेद साहब, पाकिस्तान शाहीन ने आज बाकायदा तौर पर रैनी ग्लेडिएटर को जो है 8 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह है इस टूर्नामेंट के अंदर। कैसा देख रहे हैं पाकिस्तानी शाहीन को? शुक्रिया मोइन भाई, बहुत खुशाइंदा बात है कि पाकिस्तान शाहीन जो है परफॉर्म कर रहा है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में जाकर। जैसे कल हम बात कर रहे थे, आपके साथ बात हुई, मैंने कहा था आज अगर ये दूसरा मैच जीत गए हैं तो ये अच्छा परफॉर्म करेगा ऑस्ट्रेलिया में जाके। लेकिन आज की जो परफॉर्मेंस है आप उसे अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि जो स्कोर बनाया है इससे 93 पे 19.5 ओवर में आपकी पूरी टीम आउट हो गई। वो तो शावेज़ ने 34 रन कर दिए तो कुछ स्कोर बन गया। और जिस तरीके से फिर इन्होंने कमबैक किया, हमारे विकेट ऐसी थी जावेद साहब, हो सकता है कि विकेट ऐसी हो
कि बिल्कुल समझ में ही ना आ रही हो बैटिंग पे। अगर शावेज ने उस पर 34 रन किए हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की होगी। और उसके बाद अली असफंद और रिफात महनाज ने जो बॉलिंग की, आउटस्टैंडिंग दोनों लड़कों ने बॉलिंग की है। तकरीबन एक ने 8 रन दिए, एक ने 15 रन दिए। तो इस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि हमारे लड़के वहाँ जाके बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने अपनी बैटिंग में चाह रहे थे स्कोर करना, वो स्कोर नहीं, अगर विकेट दोनों के लिए बराबर थी तो इसका मतलब है इन्होंने उनसे बेहतर खेला और उनको 85 रन पे ऑल आउट कर दिया। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइंदा है कि हमारे प्लेयर जो हैं तैयार होकर बिल्कुल तैयार होकर हमारे प्लेयर जो है परफॉर्म भी कर रहे हैं और टूर्नामेंट में अच्छी बात है। इस वक्त हमें जिस तरह मैंने कहा था कि हमारे साथ है टेलीफोन लाइन पे सैयद नदीम साहब हमारे साथ है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं हैदराबाद से। नदीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। क्या कहेंगे आज अगर हम देखें तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है ज़का अशरफ के हवाले से कि वो अभी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्योंकि अब गैर मुल्की कोचेस पे निसार शायद पाकिस्तान के जो चीफ सेलेक्टर, पाकिस्तान पीसीबी के चेयरमैन ये करते हुए नजर नहीं आए। माजी में जिस तरह हम गैर मुल्की कोचेस पे बड़ी तरजीह दिया करते थे, ज़का अशरफ इससे थोड़े से मुख्तलिफ है, इस पे क्या कहेंगे? हाँ देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने लाइन पर लिया मुझे और वीनस टीवी का भी। ज़का अशरफ साहब का ये पूरा इम्तियाज रहा है कि वो पाकिस्तानी कोचिंग को ज्यादा प्रेफर करते हैं। और देखें अब स्पोर्ट्स जो है वो बिल्कुल साइंस हो गई है, तो उसके साथ साथ क्रिकेट भी जो है काफी जो है वो उसके अंदर जो है वो चीजें ऐसी आ गई हैं जो एडवांस टेक्निक है, एडवांस स्किल्स हैं। वो देखें पाकिस्तानी जो कोचेज हैं वो शायद जो है उस लेवल पर जो है वो कोचिंग वगैरह उन्होंने किए हुए हैं, नहीं किया मुझे नहीं पता कि 2-4 लोग ही होंगे, क्योंकि अब तो लेवल 3 और लेवल 4 तक कोचिंग का जो कोर्स का लेवल है वो पहुंच गया है। तो पाकिस्तानी कोचेज का एक अपना बेनिफिट तो है, पर उसका साइड इफेक्ट भी है। बेनिफिट ये है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं वो उसकी लैंग्वेज समझते हैं, उनकी जबान समझते हैं, उनकी बात समझते हैं। और साइड इफेक्ट ये है कि थोड़ा सा जो है वो रिजर्व भी रहते हैं। कोचेज जो है उनकी बात नहीं मानते प्लेयर, ये जो साथ खेले हुए होते हैं, साथ उन्होंने टूर्स किए हुए होते हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन का भी जो है वो इशू आ जाता है। इस वजह से जो है वो फॉरेन कोचिंग को जो है वो प्रेफर किया गया था। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखें तो नदीम साहब मिसबाउल हक को बड़ा फेवर कर रहे हैं ज़का अशरफ साहब, और फिर मिसबाउल हक भी बिला मुआवजा जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मुंसलिक हो गए हैं। और जिस तरह चीफ सेलेक्टर के हवाले से बातें हो रही हैं, तो आप किसे समझ रहे हैं कि चीफ सेलेक्टर वाकई होना चाहिए? बहुत से नाम सामने आ रहे हैं, इकबाल कासिम साहब का नाम आ रहा है सामने, उसके अलावा मोहसिन हसन खान साहब का नाम आ रहा है, मोहम्मद हफीज़ का नाम आ रहा है सामने, राशिद लतीफ़ साहब का नाम आ रहा है। क्या समझ रहे हैं इनमें सबसे बेहतर चीफ सेलेक्टर कौन हो सकता है? और फिर माजी में लैपटॉप जिन्हें चीफ सेलेक्टर कहा जाता था, मोहम्मद वसीम, उनके हवाले से भी नाम आता हुआ सामने आ रहा है। देखिए, इकबाल कासिम साहब का और मोहसिन हसन खान का साहब जो है उनका तो एक बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है और वो सीनियर भी हैं और लेजेंड भी हैं पाकिस्तान के। ये अभी नए लोग हैं, जैसे राशिद लतीफ साहब हुए, उनकी कुछ कमिटमेंट्स हैं, टेलीविजन वगैरह पर भी वो बैठते हैं। मोहम्मद हफीज स्टिल जो है वो खेल भी रहे हैं, और मिसबाउल हक तो जो है पहले भी जो वो कमेटी के चेयरमैन थे, हेड थे। तो मेरे ख्याल में जो है इकबाल कासिम या मोहसिन हसन खान जो है वो बेहतर चॉइस रहेंगे। उसकी वजह ये है कि वो पहले ये जॉब कर चुके हैं, 2-3 मरतबा उन्होंने। मोहसिन हसन खान तो जो है वो हमारे कोच भी रहे पाकिस्तान टीम के, तो उनको जो है वो एक मौका देना चाहिए एक्सपीरियंस। लेकिन आपने जो दोनों नाम लिए हैं नदीम साहब, वो दोनों नाम जो है बड़े असूल के, बड़े पक्के हैं, जो सिफारशी प्लेयर्स को तस्लीम नहीं करते। हमने देखा कि माजी में भी इकबाल कासिम साहब है जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर रिजाइन दे दिया था किसी खिलाड़ी को टीम में शामिल करने पर। तो ऐसे में आप समझते हैं कि इकबाल कासिम या मोहसिन हसन खान साहब काम करने को तरजीह देंगे? देखें, बात यह है कि अगर आपको बेहतरी लेकर आनी है तो फिर तो आपको कुछ जो है ना अपने गोल्स और उसूल जो है उन पे कारबंद रहना पड़ेगा। अदरवाइज फिर आप अगर वो मानने और मनवाने वाली बात पर रहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपकी जो है टीम में लैग रहेगा, टीम में वीकनेस रहेगी, और ये सारी चीजें चलती रहेंगी जो अभी इश्यूज खड़े हो जाते हैं हमारे कुछ टाइम के बाद। अभी तो हमारे पास मतलब प्लेयर्स ऐसे आए हैं, बाबर आजम जैसे, फाखर जमान है और मोहम्मद रिजवान है, ये ऐसे प्लेयर, तो शकील आ गए हैं टेस्ट के अंदर, ठीक है ना। तो ये ऐसे प्लेयर, अब्दुल्ला शकीक हैं, सरफराज हैं, ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ये इन प्लेयरों को आप हटा दें तो आप देखें कि जो एक ओवर हुआ था पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी T20 सीरीज हार गया था, शायद आपको याद होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो आपकी जो अगर ये उसूल और ये गोल आपने सेट नहीं किए तो फिर आपकी क्रिकेट जो डाउन जाएगी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो राइज कर रही है, क्योंकि वजूहत क्या है कि कुछ फैसले भी अच्छे हो रहे हैं, कुछ जो है वो
हमारे यहाँ जो है 5 से 7 लाख बच्चा जो है डेली क्रिकेट खेलता है। वो आप ये देखें कि जब सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल क्रिकेट है, उससे ही ये बच्चे निकल रहे हैं और फिर टीसी भी उनको ग्रूम करता है। जैसे अभी साइंस की बात हो रही है, फिर वो एमर्जिंग की टीम गई थी, एशिया कप जीती है हमारी, और यानी कि ये 40-50 लड़कों का इन्होंने पूल एक बनाया हुआ है। वही लड़के जो है वो ग्रूम भी हो रहे हैं और खेल भी रहे हैं। अच्छा, ग्रूम भी हो रहे हैं और अच्छा परफॉर्म भी करते हुए नजर आ रहे हैं नदीम साहब। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ज़का अशरफ का एक और बयान सामने आया है, वो क्रिकेटर्स को बड़ा फोकस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्रिकेटर है तो बोर्ड है, और यकीनन अगर क्रिकेटर है तो बोर्ड है, और उनको जो मुआवजा मिलता है क्रिकेटर्स को, तो उन्हें वो असीलू तौर पर ये फैसला उन्होंने किया कि उनको उनका मुआवजा ज़रूर मिलेगा। क्या कहेंगे इस पर कि एक अच्छा जो है चेयरमैन आया हुआ है जिसने बाकायदा तौर पर क्रिकेटर्स की आवाज़ सुनी। अभी तक उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत नहीं किए जो फाइनल खिलाड़ियों के होने हैं, और यकीनन जिस तरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा तो ज़का अशरफ इस पे बहुत ज़्यादा जोर रखेंगे कि उन प्लेयर्स को शामिल किया जाए जो परफॉर्म भी कर रहे हैं, और माजी में अगर हम देखें तो उनसे परफॉर्म भी हुआ, और मुस्तकबिल में जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। बिल्कुल, देखें आप सही कह रहे हैं। ज़का अशरफ साहब का जो फोकस है वो प्लेयर्स ही हैं, और आपको पता है कि वो कितनी मतलब हिंड्रेंस और हर्डल्स के बाद जो वो चेयरमैन बने, काफी कुछ चीजें हुई हैं वैसे पर्दा आपको भी नॉलेज में है। तो अब वो चाहेंगे कि एक अच्छा काम करें और बेहतरीन काम करें ताकि लोग उनको हमेशा याद रखें। जहाँ तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात है, तो आप जो दूसरे ममालिक के अगर प्लेयर्स देखें तो उनके कॉन्ट्रैक्ट, उनकी जो डोमेस्टिक लेवल पे इतना पैसा मिलता है प्लेयर्स के, तो कि वो अपना घर, गाड़ी और अपनी फैमिली को वेल सेटल कर। बिल्कुल नदीम साहब, इस पे मजीद भी आपसे बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे रहिएगा। आपने खिलाड़ियों के मुआवजे के हवाले से बात की, तो इस पे मजीद भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत से इश्यूज इस वक्त क्रिकेटर्स को होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज के ऊपर आ जाते हैं। जावेद साहब, सीरीज 22 तारीख से स्टार्ट होनी है। क्या आप समझ रहे हैं कि इस सीरीज़ में, क्योंकि ये सीरीज़ हमारे लिए वनडे की आखिरी सीरीज़ होगी, फिर हमने एशिया कप खेलना है, वर्ल्ड कप खेलना है, तो पाकिस्तानी उन प्लेयर्स का इंतखाब करें जो इसने एशिया कप भी खेलना है, वर्ल्ड कप भी खेलना है, ऐसा स्क्वाड यकीनन होना चाहिए आपकी नज़र में? जी मोहन भाई, ये पाकिस्तान को जो ये सीरीज़ मिली है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, और वो भी श्रीलंका में जहां हमने एशिया कप खेलना है, तो पाकिस्तान को चाहे जो स्ट्रेंथ आपने खिलानी है ये एशिया कप में और वर्ल्ड कप में, उन्हीं प्लेयर्स का पूल जो है वही बना के वहाँ मैच खिलाया जाए जिस तरीके की वहाँ विकेटें हैं। लेकिन लास्ट सीरीज तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को मारा हुआ है T20, क्या कहेंगे इस पे फिर, क्योंकि प्रेशर अब पाकिस्तान पे होगा? नहीं प्रेशर, वो देखिए वो सारे आपने नए प्लेयर, एकदम नए प्लेयर भेज दिए थे आपने, सीनियर जितने थे उनको सबको बाहर बिठा दिया था आराम की गरज से, लेकिन वो रिजल्ट नहीं दे पाए। लेकिन अब आपके पास ये गोल्डन चांस है कि जो आपके पूल ने एशिया कप और वर्ल्ड कप खेलना है, आप उनको ग्राउंड में उतारें और अफगानिस्तान के खिलाफ उनको खिला दें। और वैसे भी हमारे प्लेयर्स जो श्रीलंका में यूज टू हो गए और सारे तकरीबन श्रीलंका में ही खेल रहे हैं। अभी टेस्ट सीरीज ख़त्म हुई है और उसके बाद अब, और वो वहाँ जो काउंटी चल रही श्रीलंका की, वहाँ कह रहे हैं लीग चल रही श्रीलंका की। लेकिन इस लीग की बात कर लें तो नसीम शाह ने जब गुरबाज को आउट किया तो उस पर भी जुमले कस दिए गुरबाज ने, तो इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि मामला तो खिलाड़ियों के अंदर, ग्राउंड के अंदर हम देखते हैं कि रवैया बड़ा खतरनाक चल रहा है, खासकर नसीम शाह का। भाई जब से नसीम शाह ने आपको मैच जितवाया था एशिया कप में 2 छक्के मार के अफगानिस्तान के खिलाफ, जब से नसीम शाह जो है समझो अफगानिस्तान की टीम की हिट लिस्ट पर है, उससे तो उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। उन्होंने शेर के मुंह से निवाला छीन लिया था जो हमें मैच जितवाया था 2 छक्के मार के। तो ये एग्रेशन होती है, जहाँ भी आपको पता है ये लीग क्रिकेट होती, ये चीज़ें छोटी मोटी होती रहती हैं। बाद में ज़ाहिर डग आउट में गए होंगे तो आपस में वैसे ही मिल रहे होंगे। और अब मैं आता हूँ, आप बात कर रहे थे ये अब जो ज़का अशरफ साहब है जो हमारे, ज़का अशरफ पे बाद में बात करेंगे। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त बात कह रहे थे वक्फे से पहले नदीम साहब। तो नदीम साहब के वापस चलते हैं। नदीम साहब, मुआवजे की आप बात कर रहे थे, आपको कैसा लग रहा है कि अब क्योंकि बहुत सी लीग्स दुनिया भर के अंदर हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? पैसे वहाँ बहुत है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि लीग के हवाले से थोड़ी तशवीश इस हवाले से है कि टेस्ट है और वनडे है, उसकी जो अहमियत है वो थोड़ी सी कम होती दिखाई दे रही है। आप ये ले लें जो फ्यूचर
प्रोग्राम जो आईसीसी ने दिया है उसमें भी जो है वो टेस्ट और वनडे के मैचेस जो है पाकिस्तान के काफी कम है। पाकिस्तान के तकरीबन कोई 3 साल के अंदर 11 टेस्ट हैं और फिर वनडे भी कुछ इस तरीके से हैं, बहुत कम। तो कहने में पर इस लीग का एक फायदा ये भी जरूर है कि देखें, अगर प्लेयर बाहर जाता है और वहां से वो अगर वो पैसा जनरेट करता है और पाकिस्तान या अपने मुल्क लेकर आता है तो एक फाइनेंशियल जो है वो सपोर्ट तो मिलती है मुल्क को। अब देखो फुटबॉल के अंदर एम्बाबे एक प्लेयर है, ठीक है ना, उसका मैंने पढ़ा था कहीं कि वो 90 अरब रुपया जो है वो सऊदी अरब के क्लब ने उसको ऑफर किया है खेलने के लिए। अगर ऐसे पाकिस्तान 8-10 प्लेयर कर ले तो पाकिस्तान तो एकदम उसकी इकोनॉमी जो है बूस्ट कर जाएगी। तो इन लीगों से ये फायदा जरूर हो रहा है कि हमारे प्लेयर जो है वो फाइनेंशियली तौर पर इस्तेकाम हासिल कर रहे हैं और हमारे मुल्क में भी जो है वो डॉलर की सूरत में पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी बात मैं जो है डायरेक्टर क्रिकेट एकेडमी जो साबका नदीम खान साहब रह चुके हैं, अब दोबारा हमने देखा कि वो उस ओहदे के लिए बड़ी दौड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। कैसा देख रहे हैं, क्योंकि अब मुलाकातें भी ज़का अशरफ साहब से उनकी हो रही हैं? हाँ बिल्कुल, उनको बुलाया गया बाकायदा इंग्लैंड से जो है वो नदीम खान साहब को। और नदीम खान साहब जो है वो एक सुलझे हुए आदमी, जहाँ तक मैंने देखा पिछले टेन्योर में उन्होंने काफी कुछ बेहतर भी किया है, ऐसा नहीं है कि। और फिर सबसे बड़ी बात है कि उनके ऊपर कोई ऐसा कोई इल्जाम नहीं है जैसे होता है ना लोगों पर कि भाई सीट पर आकर कोई नाजायज फायदे ले लिए, खुदा न खास्ता करप्शन कर ली या कुछ ऐसा कर लिया, तो ऐसा कुछ। वो साफ सुथरे आदमी है और बेहतर काम कर रहे थे। पर ये कि वो सडनली जो वो चेंज हुआ, चेयरमैन साहब चेंज हुए तो उसके बाद उनको जाना पड़ा। तो मुझे कभी उम्मीद है कि वो दोबारा आएंगे तो वो इस सिस्टम को बेहतर तरीके से बिल्कुल इस सिस्टम को बेहतर इसी तरह करते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ इस सिस्टम को तो बेहतरी की तरफ लेकर वो आते रहेंगे, लेकिन खुशगवार चीज़ ये है कि 2 विकेट कीपर बैटर्स पाकिस्तान के सरफराज अहमद और मोहम्मद रिजवान दोनों ही अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। दोनों ही अच्छे तरीके से पाकिस्तान के लिए रन करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर पिछले दिनों जो है सोशल मीडिया पे सरफराज अहमद के हवाले से एक वीडियो वायरल हुई, दोनों की दोस्ती के हवाले से। हम इसको शायद गलत तासुर देते हुए नज़र आ रहे हैं। क्रिकेट के हलकों में ये चीज़ नज़र आ रही है कि अगर दोनों क्रिकेटर्स के हवाले से अगर बात हो तो वो कहते हैं कि सरफराज की रंजिश है या रिजवान की रंजिश है आपस में, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जिस तरह सोशल मीडिया पे वायरल हुई है वीडियो सरफराज की। बिल्कुल देखें, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही यही है कि भाई चलें ठीक है, कभी सरफराज टीम में है, कभी रिजवान टीम में, जो अच्छा परफॉर्म करे वो खेल जाए। अब हमारे यहाँ जो है एकदम में हम लोग जो है हमारे जो फैन फॉलोइंग ऐसी है तो वो फौरन कंपैरिजन शुरू कर देते हैं कि ये अच्छा है या वो बुरा है। तो उससे वो कहीं ना कहीं जाके वो एक सर्टन लेवल पर जाकर जो है वो प्लेयर्स के दरमियान भी जो है वो थोड़ा सा उन चीज का जो है वो पिन पॉइंट होता है, जिसकी वजह से प्लेयर जो है वो एक दूसरे से जो वो खींचना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सरफराज ने बहुत अच्छा बयान दिया ये कि भाई हमारे दरमियान ऐसी कोई भी चीज बिल्कुल हमारे दरमियान ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लेते हुए सरफराज अहमद नजर आ रहे हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, नदीम साहब वो सवाल करना चाह रहे हैं आपसे कुछ। जी 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 नदीम भाई, मैं वही आपसे कह रहा था कि ये जो ज़का अशरफ साहब हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि जी मैं जो ये अपने जो स्टाफ रखा हुआ है, जैसे मिकी आर्थर रखा हुआ है, डायरेक्टर जो बनाया हुआ है हमने, तो इनको कह रहे थे कि अगर वो अच्छा कर रहा है तो रहेगा, नहीं तो इसमें आप क्या उनके जूम आने क्या अल्फाज थे? आया कि वो स्टाफ को चेंज करना चाह रहे हैं? देखिए बिल्कुल जब वो चेयरमैन आए तो उनकी अपनी अच्छा बुरा उनसे ही पूछा जाएगा चेयरमैन साहब से कि भाई आपके दौर में ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ, तो वो यकीनन अपने जो फेवर के लोग हैं या जो उनकी जो एक सोच है या थॉट है वो लेकर आए होंगे कि भाई मैंने ये चीजें कर दी हैं। अगर उसमें कोई पुरानी चीजें पुराने लोगों की चीजें इन्वॉल्व करेंगे या अपनी कोई मर्जी मुसल्लत करेंगे तो डेफिनेटली वो जो है वो इस किस्म की चीज तो करेंगे। और पीसीबी का तो ये है कि 3 महीने जॉब होती है, 3 महीने बाद जो है वो दूसरा कोई आ जाता है, कोच या सिलेक्टर वगैरह। बिल्कुल नदीम साहब इस पर मजीद भी बात करेंगे, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ही मौजूद रहिएगा। सुंदर से बात हो रही थी तीरंदाजी के खेल की, और फिर हम देखते हैं कि इस खेल के लिए अगर कोई वेन्यू हमारे पास बहुत कम है, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि जगह अगर हम देख लें तो खिलाड़ियों के लिए ऐसी नहीं है जहाँ पर इस गेम के लिए उसे तरजीह दी जाए। आपके ही प्लेटफॉर्म से मैंने ये बात कहना चाहिए, लोगों की अप्रोचमेंट तक लाई ही थी कि हमारे पास एवेन्यू है लेकिन हमें यूटिलाइज करना नहीं आते। हम जो हैं ग्राउंड्स की बात करते हैं, ग्राउंड्स होते हैं ओपन। अगर हम आर्चरी के हवाले से बात करते हैं तो आर्चरी बेसिकली एरो शूटिंग रेंज में आती है, और शूटिंग रेंज जो है या तो बिल्कुल ऐसी जगहों पे हो जहां लोगों की आमोदरफ्त नहीं हो, या ऐसी जगहों पे की जाती है जहां बिल्कुल कहना चाहिए वॉल जो है 4 साइडेड स्टेबल हो।
अब हम लोग बात करते, ये जो आर्चरी का अगर हम गेम की बात करें तो इसके लिए हमें एवेन्यू बहुत अच्छे प्रोवाइड हो जाएंगे, हमें अपने एरियाज़ में हो जाएंगे। उसमें जो कहना चाहिए, हम नहीं चाहते कि गवर्नमेंट इस पर आया कोई और एक्सपेंसिव क्रिएट करे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत अच्छे स्कूल्स अवेलेबल हैं, उनके अंदर ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, उनके अपनी जो है स्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप हुआ है, बना हुआ है कि हम वहाँ पे सेफली इन्वायरमेंट में आर्चरी करवा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं अगर कि हमें 200 किलोमीटर दूर पे कोई एवेन्यू दिया जाए, ये भी एक फजूलाना बात है। इतनी दूर बच्चा, कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं छोड़ेगा, और अगर खुद जाएगा तो उसकी कहना चाहिए पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होगी। सबसे बेसिक अब इन्वायरमेंटली अगर हम लोग देखे जाए और फाइनेंशियली भी अगर हम इस चीज़ को फेस करें तो हमारे एरियाज़ में ही हम लोगों को एवेन्यू चाहिए, क्योंकि हम इतनी डिस्टेंस कवर करने की मेंटली सिचुएशन वो नहीं रखते, कवर नहीं कर पाते। बिल्कुल, थोड़ी ज़बरदस्त बात कह रहे थे। जब तब स्टीवर्ट ब्रॉड इंग्लैंड के फास्ट बॉलर, क्या कहेंगे, एक अच्छा कैरियर उनका अख्ताम पजीर हुआ। बहुत ज़बरदस्त मोइन भाई, बहुत ज़बरदस्त। स्टुअर्ट ब्रॉड का जो कैरियर था नहायत ही शानदार कैरियर रहा था। जिस तरीके से वो आए क्रिकेट में, इंग्लैंड की तरफ से उन्होंने डेब्यू किया और श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू किया था, और आते ही वो क्रिकेट टीम की जान बन गई इंग्लैंड की। और लास्ट टेस्ट में देखें, लास्ट टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंस देखें जो इंग्लैंड ने जीता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ बराबर की एशिया सीरीज़ में, यानी कि उसने अपने कैरियर की आखिरी बॉल पे छक्का मारा, अपने कैरियर की आखिरी बॉल पे भी विकेट ली। 167 मैचेस में उसने 406 विकेटें लिए, तकरीबन 3560 रन बनाए। तो इनका बहुत ही शानदार कैरियर। तो ऐसे प्लेयर्स को तो सलाम पेश करना चाहिए जो अपने अरूज पे रिटायरमेंट लेता है। बिल्कुल, उसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत होती, लेकिन ऐसे अरूज पे हमारे यहाँ ये रवायत नहीं, पाकिस्तान में ये रवायत नहीं। लेकिन स्टीवर्ट ब्रॉड का शानदार कैरियर था, बहुत शानदार प्लेयर था। और देखिए उसके साथ जो युवराज सिंह ने 6 छक्के भी उसी के T20 वर्ल्ड कप में 2007 में मारे थे, तो उसके साथ कई रिकॉर्ड जुड़े हुए, बहुत बड़ा प्लेयर था। इंग्लैंड के लिए उसने बहुत सी फतवात में अहम किरदार अदा किया, और हम उसे खैराज तहसीन पेश करते हैं कि बहुत बड़ा अजीम क्रिकेटर था, और इसका नाम जो है इंग्लैंड की तारीख में हमेशा सुनहरे लफ्जों में लिखा जाएगा। बिल्कुल, अजीम क्रिकेटर्स के हवाले से बात हो रही थी। सबका टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब ने बड़ा ज़बरदस्त बयान सियालकोट रीजन के हवाले से दिया है। नदीम साहब, क्या कहेंगे राशिद लतीफ़ के इस बयान पर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सियालकोट रीजन भी अब बाकायदा तौर पर होना चाहिए। माजी में 6 से 7 प्लेयर सियालकोट रीजन से भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए नजर आते थे। जी बिल्कुल, देखें सियालकोट की बड़ी एक हिस्ट्री है, और स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे सियालकोट जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है स्पोर्ट्स के गेयर्स की, जो सामान वगैरह बनता है हमारा। और वहाँ पे स्पोर्ट जो है वो क्रिकेट की अगर बात की जाए तो क्रिकेट भी बहुत ज्यादा खेली जाती है। और मैंने पढ़ा था कि राशिद लतीफ़ साहब कह रहे थे कि भाई जो 2 रीजन जो है कराची और लाहौर, उनकी 2 टीमें जो है पार्टिसिपेट करनी चाहिए, ताकि क्योंकि बड़े शहर हैं ये, तो वो भी ठीक था। और ये अगर सियालकोट को इंडेक्स करते हैं तो कोई मजाक नहीं है। उसकी वजह ये कि जितना आप चीजों को फैलाएंगे या अब्रॉड करेंगे तो उतना ही जो वो उस खेल को ज्यादा खेला जाता है। अब आप महदूद कर देंगे तो उससे क्या होगा, क्या पाकिस्तान की आबादी 24-25 करोड़ आबादी है, उसमें 16 रीजन बने हुए हैं, तो उसमें यकीनन इन लोगों को आगे जो है वो टीमें तो लेनी होगी। जैसे PSL में भी 7वीं टीम का सुन रहे हैं कि भाई वो भी आने वाली है, फाइनलाइज हो गई है। तो ऐसी जो है अगर कोई रीजन को ऐड करते हैं तो ये एक अच्छा जो है अमल होगा प्लेयर्स के लिए। बिल्कुल, हर वक्त खेलते हुए नजर आए। विमेंस क्रिकेटर्स के हवाले से भी थोड़ी बात कर लें जावेद इकबाल भट्टी से। जावेद साहब, क्या कहेंगे विमेंस क्रिकेटर्स के हवाले से, और जिस तरह अब विमेंस क्रिकेटर्स के लिए काम हो रहा है, मुआवजे भी बढ़ाए जा रहे हैं उनके, और मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं अब इन क्रिकेटर्स का, क्योंकि बहुत सी क्रिकेटर्स जो है रिटायरमेंट भी ले चुकी हैं, और अब देखते हैं जो यंग ब्लड आ रहा है उसमें बहुत चार्म है, और जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस है यकीनन अच्छी बात है कि इन यूथ जो हमारी है उसकी परफॉर्मेंस जो है वीमेंस की अच्छी जा रही है। मोइन भाई, वीमेंस क्रिकेट के हवाले से तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो हमारी प्लेयर परफॉर्म देंगे, जैसे आपने अभी ख़ुद जिक्र किया कि हमारी कई प्लेयर्स हैं जो बिल्कुल
ओवर एज हो गई हैं, लेकिन उसके बाद जो उनकी जगह लेने के लिए बच्चियां आ रही हैं और जिनमें टैलेंट भी खूब, खुदादाद सलाहियतें भी खूब, और उनकी जगह जो लेंगे और उनमें आपको पता उनसे ज़्यादा स्टेमिना है और बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट बच्चियां आ रही हैं। आपको पता है 2-2 3-3 घंटे की वो जो है अपनी ट्रेनिंग कर रही हैं, वो चाहे बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो। तो ये पाकिस्तान में इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है। और जिस तरह के लास्ट टाइम नजम सेठी साहब थे वुमेंस क्रिकेट के लिए, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, उन्होंने बहुत ज़्यादा इनके मराहत में भी इजाफा किया। और एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि मेंस और वीमेंस के उन्होंने कहा था इन सब के मुआवजे बराबर कर दिए जाए। लेकिन अब ज़का अशरफ साहब आए तो इन्होंने कम अज़ कम ये देखा है कि हम पहले इनको देखेंगे, इनके मुकाबले देखेंगे, ये मीटिंग बैठेंगी तो फिर इनके मुतालिक फ़ैसला करेंगे। ज़का अशरफ साहब ने थोड़ा सा आके जो है ना, मुझे लग रहा है कि वुमेन्स क्रिकेट की परफॉर्मेंस के हवाले से प्रमोट करने का इरादा भी उनका बहुत ज़्यादा है। डोमेस्टिक सतह पे अगर प्रमोट होगा तो मजीद और खिलाड़ी निकल कर आएंगे। सुंदर से खिलाड़ियों के हवाले से अगर बात हो रही है तो फिटनेस खवातीन के लिए इस गेम के लिए कितना ज़रूरी होता है? इसके लिए इनके फिटनेस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो है मसल्स आपके डैमेज हो रहे होते हैं। और दूसरा है कि फिटनेस जो है एक गेम आर्ची के लिए सारे गेम्स के लिए इक्वल ही की जाती है। बस ये होता है स्टिचिंग पॉइंट्स जो आते हैं वो हमारे थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अब इसमें हैंड और बैक और कहना चाहिए आपकी बैकबोन की जो है फिटनेस ज़रूरी होती है, क्योंकि मुस्तकिल झुकना, एरो उठाना, एरो को कहना चाहिए इसमें इंजरी हो सकती है, इसमें इंजरीज मसल्स आती हैं, इसमें इंजरीज आती हैं, आपके टिश्यूज डैमेज होते हैं, बाकायदा इतने होते हैं कि ब्लडिंग भी हो सकती है। सेकंड के कभी इंजरीज इतनी हार्मफुल भी हो जाती हैं कि इन शॉट कभी आप शूट करते करते वो आपका एरो गलत शूट हो गया और वो आपको ही डैमेज करते हुए, एक दफ़ा ये मेरे साथ वो हो चुका है, तो इसलिए मुझे इसका एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट टाइम के इसके लिए हम जो है अपने सेफ्टी गार्ड्स जो होते हैं, हमें बाकायदा इसके इक्विपमेंट्स मिलते हैं, हम परचेज करते हैं, उनके साथ ही हम सेफ्टीली इस गेम को आगे परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल आगे ही परफॉर्म करते हैं। जब सब कुछ कह रहे हैं आप इस हवाले से? मैं सुंदर साहिबा से ये पूछना चाह रहा था कि लास्ट टाइम जो आपने कब परफॉर्मेंस दी और आपको उसमें क्या पॉइंट थे? लास्ट टाइम किसी आया कि कोई टूर्नामेंट चला था या इंडिविजुअली कहीं आपकी परफॉर्मेंस, उसके बारे में तो नाज़रीन को बताएं। बेसिकली हमारे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं और कहना चाहिए अभी जो है वर्कशॉप्स जो बेसिकली हुई हैं उसके अंदर हम लोग जो है वर्कशॉप्स में जो होता है कोई कंपटीशन नहीं रखवाते। बेसिकली वो बच्चों की आगाही के लिए होता है। और हमारे यहाँ जब गेम्स वो होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, वो या तो नेशनल कहना चाहिए नेशनल के हवाले से होता है कि उसी की प्रैक्टिस चल रही होती है। आया जो छोटे मोटे फिर हमारे कराची यानी इंटर। लास्ट टाइम आपने कहाँ परफॉर्म किया? मैंने दारुल उलूम में परफॉर्म किया था अपने कहना चाहिए ओल्ड स्टूडेंट्स के साथ ही। उसके बाद न्यू नाज़माबाद में भी हमने जो है परफॉर्म किया था जब उसकी स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग हुई थी। और सेम बात वही आती है कि इतना दूर डिस्टेंस कवर करके जाना पॉसिबल नहीं होता, तो कोशिश यही होती है आया जो हमारे करीब या नियरेस्ट जो हमें एवेन्यू प्रोवाइड किया जाता है हम उसी में अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं और उसी में हम कंपटीशन भी बिल्कुल उसी में कंपटीशन भी करते हुए नजर आते हैं। नदीम साहब, बात हो रही है खेलों के हवाले तीरंदाजी की, तो आप क्या हैदराबाद में ऐसा कोई रुझान है तीरंदाजी के खेल का? क्योंकि अगर कराची में देखें और पाकिस्तान के अंदर दीगर शहरों में देखें तो बड़ी तेज़ी में ये खेल मकबूलियत हासिल कर रहा है, लेकिन शायद इंटीरियर के अंदर इस तरफ कोई ख़ास तवज्जो नज़र नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये जो इन्होंने फिटनेस का आपने सवाल पूछा था ना, तो कुछ मैं ऐड करना चाहूँगा उसके अंदर फिटनेस में कि देखें फिटनेस तीर अंदाजी में इसलिए ज़रूरी होती है कि सबसे पहले तो आप जो है वो इसमें जो शिवरिंग होती है ना हाथों की, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो ज़रा सा भी शिवरिंग कपकपाहट जिसे कहते हैं, वो कपकपाहट की वजह से क्या होता है कि आपका जो निशाना है वो चूक जाता है जहाँ पे आप जो है वो लगाना चाहते हैं। दूसरा, इसमें जो है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, एक जो है वो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन क्या है कि आपके जहन का आपकी बॉडी से राब्ता, कि आपका माइंड कह रहा है कि आपने जो है यहाँ पर चीज को हिट करना है, एरो को लगाना है, और आपके जो बॉडी जो है वो साथ ना दे। तो ये फिटनेस के थ्रू ही जो चीजें डेवलप होती हैं, जैसे इन्होंने कहा बैक का, और फिर जो मसल्स का, कितना मसल भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और बाकायदा इसकी जो वो ये जो है खेल बहुत पुराना खेल है, 776 BC एंशियंट ओलंपिक में सबसे पहले खेले गया। वैसे तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने भी इसके मुकाबले खेले और करवाए कुश्ती और तीरंदाजी के, पर जो ऑफिशियली जो ओलंपिक में शामिल था वो इसमें था 776 BC में, जो एथेंस जो है वो यूनान के अंदर। अच्छा नदीम साहब, बड़ी तफसीलन इस पर गुफ्तगू हो रही है। यकीनन खेल है, इस्लामी तरीके से भी खेला जाता है, इस्लाम के लिए ये खेल खेलना भी ज़रूरी नज़र आ रहा है। सुंदर साहब से कुछ सवाल करना चाह रही इसी गेम के हवाले से। जी सर, असल में हम लोग जो है
कहना चाहिए, जो आपने शिवरिंग की बात की, जो हमारी बॉडी होती है वो हमारी बेसिकली प्रैक्टिस से जो है वो वीकनेस दूर होती है, उसका जो है हमारी एक्सरसाइज से कोई वो नहीं होता, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज जो करते हैं बेसिकली वो हमारा जो रहता है टोटली फिजिकल उस पर रहती है, एक्टिविटी पे रहती है। तो इस चीज़ को थोड़ा मैं वो करूँगी, क्योंकि मैं खुद भी प्रैक्टिस जब मैंने स्टार्ट की थी तो वो बहुत हैवी होती है उसे कैरी करना, और जब हम लोग एरो को शूट कर रहे होते हैं, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा माइंड का हमारी बॉडी से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन ये आर्चरी में कहीं पे भी ये वाहिद गेम ऐसा है जो आप सोच रहे हैं वो आप टारगेट अचीव करें। कभी ऐसा होता है अपर हो गया, कभी डाउन हो गया, क्योंकि इसके 10 स्टेप होते हैं और 10 के 10 वन बोर्ड पे इसके कहना चाहेंगे कोऑर्डिनेट किए हुए होते हैं। तो ये हम लोग थोड़ा सा वो करते हैं कि बच्चे से ना वो हो जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है। जी नदीम भाई, बिल्कुल, हाँ आपने सही कहा। देखें चेस है ना, चेस शतरंज, जी उसके लिए कोई भाग दौड़ नहीं होती, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, पर जो शतरंज का प्लेयर है वो भी अपनी डेली फिटनेस करता है। वो कहते हैं ना साउंड बॉडी है साउंड माइंड, ठीक है ना। आपका एक अच्छा जिस्म जो है वो अच्छा दिमाग भी रखता है। तो फिजिकल फिटनेस जो मैंने जो आपको बात की है ना कि वो फिटनेस के 6 कंपोनेंट होते हैं जनरल फिटनेस के, ठीक है। स्पीड, मस्कुलर एंड्योरेंस, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस और बॉडी कंपोजिशन, ये 6 कंपोनेंट है। इन पर हर प्लेयर चाहे किसी भी गेम से उसका ताल्लुक हो वो लाजमी जो है वो इसको फोकस करता है। फिर कुछ होते हैं गेम रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना, के बैलेंस है, फिर जिम्नास्टिक की एक्सरसाइजेज वगैरह है, मोटर फिटनेस है, वो अलग चीजें हैं। तो जो आपने जो बात की वो किसी हद तक मैं आपकी बात को मानता हूँ कि भाई इसके अंदर बहुत कम जो है वो, पर देखें जब तक आपके मसल में स्ट्रेंथ नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, तो शिवरिंग कैसे रुकेगी? ये तो मैं खुद ही कह रही हूँ कि इसके लिए जो है बेसिकली एक्सरसाइज और फिटनेस होना तो बहुत ज़रूरी है, और हर गेम के लिए एक सी ही फिटनेस हमारा जो है स्केल वो करता है, प्रोवाइड करता है। बस कुछ जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सरसाइज मांग रहे होते हैं, कुछ जो है सिर्फ अपने अकॉर्डिंग टू गेम एक्सरसाइज को वो कर रहे होते हैं। जैसे आपने चेस की बात की और जैसे हम आर्चरी की बात कर रहे हैं, ऐसी काफ़ी हैं। बैडमिंटन हो गया, उसकी अलग से वो एक आ जाती है, फिटनेस हो जाती है, जंपिंग हो जाती है। तो ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कहीं कहीं गेमों में कुछ अलग होता है, बाकी तो हमारा बेसिक जो आपने रूल 6 बताए वो तो वो है, कहने चाहिए कंपलसरी है। बिल्कुल आप ठीक जी है नदीम भाई। हाँ, आप देखिए जैसे क्रिकेट के अंदर एक बॉलर है, ठीक है, वो एक बॉल करता है 150 प्लस से, तो बैट्समैन का रिएक्शन टाइम कुछ और होता है, और वही बॉलर उसको स्लिप डिलीवरी करके 110 पे या 120 पर ले आता है, तो बैट्समैन का रिएक्शन टाइम चेंज हो जाता है। तो इस रिएक्शन टाइम को चेंज करने वाली कौन सी ऐसी कुव्वत है, वो यही है हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। यस बॉलर की बात करें तो वो यॉर्कर करता है, फुल टॉस हो जाती है, ठीक है, फुल टॉस, लो फुल टॉस करता है तो अपर फुल टॉस हो जाती है। वो क्यों होते हैं कि उसका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होता है, यानी फिटनेस ठीक नहीं है। अभी ये जो आया हुआ है जमान खान, इसकी फिटनेस आप देखें, तो ये जो है आप देख रहे हैं कि इसको जो है वो डेथ ओवर का जो क्लियर करा जा रहा है जमान खान को, कल परसों भी उन्होंने एक मैच जितवाया आखिर में जाकर जो है वो 4-5 रन देकर, और बड़ा अच्छा मैच जीता। तो फिटनेस तो किसी भी खेल के हवाले से, किसी भी गेम के हवाले से बहुत ज्यादा, आप फिटनेस करके देखें, आपकी 30 to 50% जो है ना वो इम्प्रूवमेंट वैसे ही आ जाती है गेम के अंदर। अच्छा नदीम साहब, आपने जमान खान की बात कर ली है, जिस मैच की आप जिक्र कर रहे हैं उस मैच में आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे और सिर्फ 4 रन दिए उसने, तो मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं जमान खान का? बड़े बेहतरीन तरीके से वो डेड ओवर कर रहे होते हैं, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप करार दे सकते हैं? क्योंकि हमें T20 में ऐसे बॉलर्स की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। देखिए बिल्कुल, जमान खान ये और श्रीलंका जो होते हैं मलिंगा, वो क्यों कामयाब है? जमान खान का जो एक्शन है, बॉलिंग एक्शन है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। वो मतलब उसमें ज्यादा उसको स्लो और पेस को चेंज करने में उसको जो है ज्यादा वो जो है अपनी जो कहते हैं ना कि बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं करनी पड़ती है, उसका जो बॉलिंग एक्शन है, तो उसी एक्शन से वो स्लो डिलीवरी भी कर देते हैं, उसी एक्शन से वो तेज भी कर देते हैं, उसी से वो पेस भी चेंज कर ले, उसी से जॉब कर। तो इसलिए मैं ये कहूँगा पाकिस्तान जो के लिए जो एक बहुत बड़ा एसेट साबित होंगे जमान खान आने वाले वक्त के अंदर। अच्छा, आने वाले में जमान खान पाकिस्तान के लिए एक असासा फास्ट बॉलर की हैसियत से नज़र आएंगे। फिर हमें एक थोड़ी सी बात T20 फास्ट बॉलिंग की हो रही है, तो एहसान उल्लाह के हवाले से क्या कहेंगे? बड़ा जल्दी उसने अपने आप को पाकिस्तानी टीम के अंदर जो है एक मुस्तकिल T20 का प्लेयर बनाते हुए नज़र आ रहा है। देखिए ऐसे एहसान उल्लाह मतलब उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी एहसान उल्लाह ने, और अब्बास आफरीदी जो PSL में टॉप विकेट टेकर थे, ये दोनों ही जो है वहाँ पर शायर हैं। आप ये देखेंगे शाहनवाज रानी उससे पहले वाली जो है वो PSL में टॉप विकेट टेकर थे, वो इंजर्ड हुए, वो बैठे, उनकी जगह अब्बास आफरीदी आए तो उन्होंने ऐसा परफॉर्म कर। बॉलिंग का जो
मतलब खेत है पाकिस्तान के अंदर, वो माशाल्लाह से बहुत ज्यादा है। एहसान उल्लाह की जहाँ तक बात है, वो हाई आर्म एक्शन है उनका। उनकी जो बॉल पड़ती है वो बैट्समैन को डिफीट करती है। वो बॉल जो अगर पिच में थोड़ा सा भी मूवमेंट है तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है बैटर के लिए खेलना। उनके जो और लाइन लेंथ भी बहुत अच्छी है। वो एहसानुल्लाह भी पाकिस्तान के लिए बहुत जो है वो मुफीद और कारगर। अच्छा, आपने एहसानुल्लाह की बात हमने भी छेड़ी, आपने भी इस पे तफसीलन गुफ्तगू कर ली एहसानुल्लाह के हवाले से। पाकिस्तान के लिए आपने कहा कि बहुत बड़ा रेंज पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का शोबे में नज़र आ रहा है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर अगर हम देखें तो शायद ऐसा नज़र नहीं आता। मोहम्मद अब्बास के साथ जो कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट या सेलेक्टर कर रहे हैं, क्या वो सही करते हुए नज़र आ रहे हैं? मोहम्मद अब्बास जैसे टेस्ट फास्ट बॉलर के लिए जो काउंटी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला बॉलर भी बन गया। देखिए, मोहम्मद अब्बास जब शुरू में आए तो उन्होंने आते ही जो वो कहते हैं ना कि वो एक दिन के अंदर स्टार बन गए और उन्होंने धूम मचा दी पूरी दुनिया के अंदर अपनी बॉलिंग से, स्पिन से। ठीक है, असल में ये चीजें संभालना, जैसे मोहम्मद अब्बास हैं, मोहम्मद आसिफ है हमारे पास, या प्लेयर जो है वो डाइवर्ट क्यों हो जाते हैं? इनको संभालना हमारे कोचिंग का काम है और पीसीबी का काम है कि जो ऐसे प्लेयर्स हैं उनको संभालें, उनकी ग्रूमिंग करें। क्योंकि हमारे प्लेयर जो है वो, उनको मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो फिक्सिंग में चले गए थे, उनके जैसे बैन लग गया उनके पीक टाइम पे। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है वो पीसीबी को भी रोल अदा करना चाहिए। इनके ट्रेनिंग सेशन ऐसे होने चाहिए, इनको बाकायदा एजुकेट किया जाए कि भाई आपने ये मेडिसिन लेनी है, ये मेडिसिन बैंडेड ड्रग में आती है, ये काम करना है, ये कॉल अटेंड करनी है, ये नहीं करनी है। ये जब हमारे प्लेयर्स के साथ गुजर गए तो फिर उसके बाद जो फिर हमने इस पर एक्शन लिया। तो वो हमारे 2-4 प्लेयर जो है वो जो कि उस टाइम पर पीक पर थे और पूरी दुनिया में उनका पीपी बोल रहा था, तो वो बेचारे जो वो भी बैन हो गए और पाकिस्तान को भी उसका नुकसान। नदीम भाई, आप क्या समझ रहे हैं कि अब्बास को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में जो है, टेस्ट सीरीज कह रहा हूँ, टेस्ट मैचेस में अब्बास को होना चाहिए था? बिल्कुल, अब्बास जो है वो है ही टेस्ट मैच के प्लेयर हैं। वो अब्बास जो है, मोहम्मद अब्बास, वो टेस्ट मैच के प्लेयर हैं और उनको मौका देना चाहिए। उनको भी टीम के साथ रखें और उनको खिलाएं। तो उन्होंने उनकी प्रीवियस आप रिकॉर्ड देखेंगे, स्ट्राइक रिकॉर्ड देखेंगे तो बड़ा शानदार है उनका, मोहम्मद अब्बास का। ऐसा नहीं वो तो अनफिट हुए थे तो वो बाहर हुए थे, उसके बाद फिर वो दोबारा आए नहीं। बिल्कुल, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि मोहम्मद अब्बास के हवाले से अच्छी बात कर रहे हैं कि उन्हें टेस्ट स्क्वाड का ज़रूर हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बॉलर्स बहुत कम निकल कर सामने आते हैं जो टेस्ट फॉर्मेट के लिए अच्छी बॉलिंग करते हुए नज़र आए। और 5 दिन की क्रिकेट के हवाले से हम जिस तरह बार बार ये कहते नज़र आ रहे हैं कि हमारे पास 5 दिन की क्रिकेट के लिए कोई ऐसा मौजूद फास्ट बॉलर नहीं है जो 5 दिन तक 50 ओवर, 35 ओवर, 40 ओवर पर डे करता हुआ नज़र आए। हमारे स्पिनर्स पर ज़्यादा रोल है और अब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जहाँ पर भी दौरा ज़्यादा किया है वो एशियन विकेटों पर किया और वहाँ पाकिस्तानी स्पिनर कामयाब होते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे नदीम साहब, क्योंकि जितनी भी मैचेस पाकिस्तान को एशियन विकेटों पे मैचेस खेलने को मिले टेस्ट, वहाँ पाकिस्तानी स्पिनर का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। फास्ट बॉलर पर अगर जोर लगाने की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ हमारे फास्ट बॉलर उस किस्म की शायद 5 दिन की क्रिकेट के लिहाज से बॉलिंग करते नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल, देखें असल में एक तो हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो T20 फॉर्मेट को ज़्यादा वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि उसमें 6-4 ओवर या 8 ओवर ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। अब तो वो 12-12 ओवर या 10-10 ओवर देखने नहीं आते कि जो पहले फास्ट बॉलर क्लियर करते थे। तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? एक तो इनकी जो आपने कहा ना मोहम्मद अब्बास ये दिख रहे हैं, मोहम्मद अब्बास एक स्मूथ जो है ना बॉलिंग एक्शन के, जो उनका एक्शन है बॉलिंग एक्शन वो बड़ा स्मूथ है, तो उनकी ज़्यादा एनर्जी जो है कंज्यूम नहीं होती है। अब नसीम शाह हैं, वो बॉलर अच्छे हैं, पर क्या है कि उनका थोड़ा सा ऑकवर्ड स्टाइल है। आपने देखा वो नसीम शाह हो गए, शाहिन शाह, उनको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ी तो फिर इंजरी के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं टेस्ट मैचेस में, क्योंकि आपने 5 दिन खेलना होता है। तो आपने जो है वो रोटेशन बेसिस के ऊपर प्लेयर्स को लेकर चले, किसी को चाहिए कि और जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको रोटेशन बेसिस पर लेकर चले, ताकि ये कि उनकी भी क्रिकेट सेफ रहे और इनको भी मौके मिलते रहे। बिल्कुल, उनकी क्रिकेट भी सेफ रहे और लंबे अरसे तक वो क्रिकेट की खिदमत पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से देते रहे। सैयद नदीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हैदराबाद से आपने टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया बता। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदस मोबिन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ मेज़बान शहजादा मोइन की इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।